तो जहाँ तक ये आ, पाकिस्तान बनने का ताल्लुक़ है, वहाँ पर कंबाइंड इंडिया में हिंदुस्तान अंग्रेज़ की भी पॉलिसी थी कि मुसलमानों को एजुकेशन ना दी जाए। तो जब मैक्सिमम लोग मुसलमान जो थे अनपढ़ लोग थे, उनके लिए कोई जॉब नहीं थी। सब कुली मज़दूर, भट्ठा मज़दूर, इस तरह की मज़दूरियाँ करते थे। पिसे हुए लोग थे, तो एजुकेशन की तरफ जाते नहीं थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कोशिश की, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई। उसमें जो अच्छे लोग, जो आसूदा हाल मुसलमान थे, उनके बच्चे पढ़ने गए। तो यहाँ उस वक्त कायदे आज़म लीडर थे, तो इन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान में एक अलहदा मुसलमान हुकूमत चाहिए, यहाँ मुसलमान अपने तर्ज हुकूमत कुरान सुन्नत के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो काफ़ी मुखालफत हुई। हिंदू गवर्नमेंट, हिंदू लीडरशिप इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ थी। तो वो नहीं चाहते थे। उन्होंने कायदे आज़म को भी ऑफ़र की कि आप ये बात छोड़ दें, हम आपको फ़र्स्ट वज़ीर आज़म बना देंगे। इस सिलसिले में एक मैं वाक़या आपको अर्ज़ कर दूं कि उस वक्त पाकिस्तान आखिरी मरहले में था बनने के। तो मेरी मुलाकात एक ब्रिगेडियर साहब से हुई जो कि रिटायर थे। तो उन्होंने बताया, कहने लगे मैं उस वक्त लॉर्ड्स एक थे जिनके दस्ते में मुलाजमत कर रहा था, जिनके अंडर में काम कर रहा था। उस लॉर्ड साहब ने बरतानिया से आर्डर मिले कि पूरी हिंदू लीडरशिप अमृतसर में इकट्ठी हो रही है और वो तकरीरें करेंगे कि पाकिस्तान बने या ना बने। तो लॉर्ड साहब को हुक्म मिला कि पर्सनली आप लोग शिफ्ट करें अमृतसर और उसको मॉनिटर करें कि वो क्या कहते हैं। तो लॉर्ड साहब अपने लाओ लश्कर के साथ, कहता है कि 200 के करीब हम आर्मी के आदमी थे। तो वो ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि मैं अयूब खान साहब के साथ रहा हुआ हूँ, हम एक ही बैच के थे। तो ये ब्रिगेडियर साहब उस वक्त लॉर्ड्स के साथ ड्यूटी कर रहे थे एज ए लेफ्टिनेंट, बतौर लेफ्टिनेंट ड्यूटी कर रहे थे। तो कहते हैं कि जब हम अमृतसर पहुँचे तो लॉर्ड्स ने मुझे बुलाया एज ए मुस्लिम कि भाई रिपोर्ट तो मुझे बहुत से ज़राए से मिलेगी कि ये लोग क्या तकरीरें कर रहे हैं, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि एज ए मुस्लिम तुम भी जाकर वहाँ से रिपोर्ट लाओ। कि कहने लगे कि तुम उस मीटिंग में जा सकते हो। तो उस मीटिंग में कोई मुसलमान अलाउ नहीं था। एक बाग था जिसके 3-4 दरवाजे थे, वहाँ वो जलसा हो रहा था। कहता मैंने हिंदुओं की तरह चादर बांधी मत्थे के ऊपर, ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी, कि मैंने मत्थे के ऊपर रंग लगाया सुर्ख और राम राम करता मैं भी जलसे में चला गया। कहता वो जलसा को 4 दिन रहा। सारी हिंदुस्तान की लीडरशिप ने तकरीरें की वहाँ। तो उनका सब लीडर्स का यही था कि किस ऐसी कोशिश करो कि किसी तरह पाकिस्तान ना बने। तो कहता है कि आखिरी दिन जवाहरलाल नेहरू खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी आपकी तरह यही चाहता हूं कि पाकिस्तान ना बने, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब पाकिस्तान बनकर रहेगा, इसको अब रोक नहीं हम सकते। जो तो लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि पाकिस्तान एक मफलूज मुल्क होगा, इसके पास कोई वसाइल नहीं होंगे,
इसको इतना मफलूज कर दो कि ये खुद हमारे कदमों में गिरे कि हमें भी अपने साथ मिला लो। ये आप लोगों ने करना है। तो वाकई कहता है जब पाकिस्तान बना ब्रिगेडियर साहब, तो वैसे भी मेरे और दोस्तों से भी ये मुझे पता चला कि जब पाकिस्तान बना तो इनके पास कागज़ नहीं थे दफ्तरों में, इनके पास पेपर पेन नहीं थे। ये कीकर के सूलें वो पेपर पेन की जगह लगाते थे। कुर्सियाँ नहीं थी, मेज़ नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी जिस वक्त पाकिस्तान बना। कहता है लेकिन अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को कायम दायम रखना था, इस्लाम को कायम रखना था। पाकिस्तान फ्लोरिश करता गया और पाकिस्तान वाकई एक अच्छी ममलकत बना कि वहाँ से हम कैसे खाली आता है। अभी पाकिस्तान अनाउंस हो गया तो हमने छोटी ईद अपने गांव में पढ़ी, मैं भी साथ गया पढ़ने के लिए। लोग उन दिनों बर्छियाँ, तलवारें यही थे लोगों के पास हथियार। बंदूक बहुत कम थी, किसी एक के पास कहीं को जो वडेरा आदमी था होती होगी शिकार खेलने के लिए। अदरवाइज सब हमारे पास जो थे लोग सारे गांव के, बर्छियाँ, तलवारें, वो भी वो लोकल जो लोहार तरखान थे उन्होंने बना के दी हुई थी। वो साथ ले के गए हम नमाज ईद की पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ी, वापस आ गए। तो उसके बाद ये राइट्स जिन्हें कह सकते हैं, उर्दू लफ्ज़ नहीं आ, राइट्स, एक दूसरे को कत्ल गारत शुरू हो गई हिंदुओं ने। अब ये सिख ईद की नमाज जब आपने पढ़ी तो उस वक्त मतलब ये पाकिस्तान का ऐलान हो चुका था। पाकिस्तान हो गया, मतलब 27 रमज़ान को हो गया था ना, 2-3 दिन बाद ईद थी। तो ईद पढ़ी हमने, तो उसके बाद ये शुरू हो गया हल्ले गुल्ले, सिखों ने मारदार शुरू कर दी। तो हम यहाँ रहते थे, वहाँ कुछ हिंदू भी थे, सिख थे ज़्यादा। तो हमारा गांव आधा मुसलमानों का आधा सिखों का था। तो 7 छोटे छोटे गांव मुसलमानों के थे। तो उससे मगरब की तरफ को 2 मील मगरब की तरफ ज़्यादा मुसलमान आबाद थे। सारे गांव मुसलमानों के थे। ये दरिया ब्यास सतलुज के किनारे किनारे सारे मुसलमान थे। तो ये मुसलमान भी अटैक करते थे। अब नहीं, सिखों को बाकायदा अटैक करते थे, सिखों के गांव के ऊपर। तो हमारे गांव के लोगों, सिखों ने हमारे मुसलमानों से वायदा किया कि अगर मुसलमान अटैक करने आए हम पर तो आप लोग रोकेंगे। तो इन्होंने कहा भाई अगर कुछ सिख हम पर अटैक करना है तो तुम रोकोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसलिए ये कुछ अमन में रहे। तो लेकिन वो जो मुसलमान अटैक करते थे वो तो कम तादाद में थे, तो इधर सिख ज़्यादा थे। तो इन्होंने सिखों को, तो मैंने खुद भी देखा जत्थों की सूरत में अटैक पे जाते। हमारे नज़दीक ही मेरा ख्याल को आधा मील के करीब गांव होगा, वो रसूलपुर उसका नाम था। तो पठानों का गांव था, को 20-25 घर होंगे। अच्छे आसूदा हाल लोग थे वो, अपनी उनके ज़मीनें, बाहर भी लोग अच्छी जॉब्स पर थे। उसके ऊपर सिखों ने अटैक किया। तो हमारे गांव से छत पे खड़े होकर उसके गांव की मतलब मकान देख सकते थे आप। तो जब वो अटैक हुआ उन्होंने वहाँ गांव को आग लगा दी, गांव धुआं उठ रहा, मैंने खुद देखा धुआं उठ रहा है। गांव का नाम क्या था? रसूलपुर। तो वहाँ कोई एक डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, जो उनकी औरतें थी उसमें सब इकट्ठी हो गई। तो उनके पास एक राइफ़ल भी थी
पठान लोग वैसे भी ज़रा इस तरह का असर रखना, तो उनके पास राइफ़ल भी थी। तो वो सिखों को बाहर फायर करके मारती रही एक औरत उनमें, उसने काफ़ी सिख मारे। तो इन्होंने सिखों ने क्या किया, उस बिल्डिंग की बुनियादें खोदनी शुरू कर दी। जब बुनियादें शाम को वो बिल्डिंग गिरी, उसकी आवाज़ हम तक भी आई। तो फिर वो औरतें भी वहीं को मरी को बची। तो बता रहे हैं, मेरे अपने एक अंकल बता रहे हैं कि शाम को सिख उन मुसलमान लड़की औरतों को घोड़ों के ऊपर बैठा के हमारे यहाँ से सड़क से गुज़र रहे थे। तो मैंने वो अपने अंकल को कहा, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? कहता यार हमारे पास ना कोई लाठी थी ना कुछ थी, उनके पास तलवारें, अच्छे को पहने हुए बरसे, तो अगर हम जाके भी उनके घोड़े को पकड़ते तो वो हमें भी मार के परे करते तो निकल जाते। तो वो कहता मैंने खुद अपनी आंखों से देखा लड़कियों को पीछे घोड़े को बैठाए हुए। तो ये हाल था। जिस वक्त पाकिस्तान अनाउंस हुआ 27 रमज़ान तारीख थी, तो हम हिंदुस्तान ज़िला होशियारपुर तहसील दसूआ टांडा रेलवे स्टेशन था, तो उसके नज़दीक ही एक गांव था जाजा। उसकी निस्बत से जाजा एक टोबा टेक सिंह में है, क्योंकि वहीं से लोग जब ये वार आबाद हुई तो वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें अलाट करवाईं। तो वो पहले से यहीं थे। तो जिस तरह वो आप कहते हैं ना कि वो ये तो हमारी अपनी विरासत थी, तो हम उधर भी हमारी ज़मीनें थी, तो इधर पाकिस्तान टोबा टेक सिंह में भी ज़मीनें थी जिस वजह से पाकिस्तान। तो हम जब शिफ्ट हो के आए, हम टोबा टेक सिंह जागीचाई में आए, वहाँ हमारी रिश्तेदारी थी, उनके पास आके ठहरे। उसके बाद फिर अलग-अलग शिफ्ट होते गए, जहाँ जहाँ किसी को रोज़गार मिला। वो चलो जो कुछ भी था वो ठीक है। आप लोग अपने अपने को 10 साल बाद लोग एस्टेब्लिश हो गए थे। अच्छा सर। वो 47 के से सिलसिले में मैं बात बताना चाहता था कि हम हो सकता ना शिफ्ट करते, लेकिन हम शिफ्ट क्यों हुए कि हमें तो मजबूर किया गया ना, कि हमारे नज़दीक एक गांव था, कदाला उसका नाम था, तो मुसलमान थे सारे। तो वहाँ सिखों ने उनको कहा, उनके इर्द गिर्द सारे सिख थे, तो हमसे को 2 मील मशरक़ की तरफ, तो आप लोगों को पाकिस्तान छोड़ाते हैं, तो आप लोग बाहर निकलें। उन सारी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सारे बाहर निकले। जब खुले मैदान में आए तो सब की लाइनें लगा दी, आदमी एक तरफ, औरतें एक तरफ, बच्चे एक तरफ, सबको कत्ल कर दिए सब। हाँ, सिखों ने ओपन गांव से निकाल के बाहर कर दिया। उन्हें कहा यही पाकिस्तान भेज रहे हैं। हाँ, तुम्हें पाकिस्तान छोड़ आते हैं हिफाजत से। तो इन हालात को, जब ऐसे हालात हुए, तो मेरे फादर क्योंकि आर्मी से आए थे, तो इन्होंने अपने दोस्तों को कुछ को कहा कि हमें भी ये गांव अब छोड़ देना चाहिए, तो किसी वक्त भी हम पर भी हमला हो सकता है। तो एक रात, उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ये सितंबर का महीना होगा या अगस्त का एंड हुआ। तो रात की तारीकी में, सड़क के ऊपर नहीं, रास्ते के ऊपर नहीं, फसलों में से होते हुए 2-2.5 मील सफ़र था। रात हमने वो किया और उस गांव में पहुंच गए। तलवंडी उस गांव का नाम था।
नहीं तो वो बल्कि उसका एक किस्सा मैं आपको बता दूं, तलवंडी के पास ही ना एक कुदरती नाला चलता था, तो उसके ऊपर पक्का पुल बना हुआ था, पक्की सड़क थी। तो वहाँ ये बैसाखी का मेला लगता था, सिख वहाँ आता उन्हें उस पुल के ऊपर। तो वहाँ ये अपने मजहबी रसूमात करते थे। वो मेला मैंने भी देखा, मेरा वालिद भी ले गया जिस वजह ये आए। बात सही थे उस वक्त। हाँ जी। तो वो उस तरफ पुल के ऊपर सिखों और मुसलमानों की लड़ाई हुई। तो हाँ जी, हाँ जी, न मेले पे नहीं, ये 47 की बात। हम उस वक्त उस तलवंडी में आ गए रात को शिफ्ट करके ना, तो उधर उन लड़ाई हुई वहाँ। तो सिखों ने जहाँ तो उनको मार के पाकिस्तान बन चुका था। तो वो सिखों ने उस पुल के नीचे छलांगे लगाई। मुसलमानों ने घेरा डाल लिया ना दोनों तरफ से, तो कुछों को मारा, कुछ ने वैसे खौफ से जब छलांगे लगाई। तो फिर वो वहाँ से उसी रात फिर उन तलवंडी वालों ने भी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर, तो हम भी उनके साथ फिर हो गए। तो एक जगह खुली जगह आके वहाँ से कोई 5-7 किलोमीटर के ऊपर एक बड़ी खुली जगह थी, वहाँ डेरे लाग कोई 1,00,000-2,00,000 आदमी वहाँ इकट्ठा हो गए मुसलमान। अच्छा। वहाँ साथ से सड़क जा रही थी जो कि जलंधर और लाहौर की तरफ जा रही थी, पक्की सड़क थी। मैं तो वो से हम भी हो ऐसे वो खेत से अगर तंबू सा बना लिया, तो वो बारिश हो रही है, तो बारिशों के दिन थे। 21 दिन वहाँ हम पड़े रहे। उसे बरान में को 2 लाख के करीब आदमी होगा, बहुत बड़ा। कुछ भी नहीं, बस खाने पीने को तो वो खाली हाथ थे। तो ये था कि और नज़दीक मुसलमानों के गांव थे, तो वो भी खाली थे, शिफ्ट हो के इधर आ। तो ये हमारे वालिदैन तो वैसे ही ज़रा ताकतवर थे, तो ये रातों को जाते उस गांव में, तो वो देखते कभी को आटा उटा आगे पीछे कोई चीज़ खाने पीने वाली तो उठा लाते। तो बहरहाल दाल रोटी वहाँ चलती रही। ऐसे 21 दिन पड़े रहे। 21 दिन के बाद एक जीप को जलंधर की तरफ से आई, उसमें एक आर्मी अफसर बैठे हुए थे। तो उसने देखा कि इतने बड़े ये मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं, तो ना कोई रेलवे साथ, ना कोई इनको ले जाने का बंदोबस्त है। उसने कहा भाई आप पैदल चलना शुरू करो पाकिस्तान की तरफ। लो जी, लोगों ने मार्च शुरू कर दी उसके कहने को। वो हम भी चल पड़े। तो अभी मेरा ख्याल है को मील एक चले होंगे तो एक और रोड लिंक कर गई जो कि दिल्ली और लाहौर को जाती थी। वहाँ बोर्ड लगे हुए थे, मैं बोर्ड पढ़ लेता था। वो हाथ से नहीं लगे हुए होते, वो इधर को होते इधर को, इस तरह वो एरो के निशान वो लगे हुए थे। मैंने देखा कि एक तरफ लाहौर लिखा हुआ है, एक तरफ दिल्ली लिखा हुआ है, जलंधर। तो लाहौर की तरफ रुख कर लिए भी इधर पाकिस्तान लोगों ने। तो वो लोग कुछ गड्ढों के ऊपर, जिनके पास गड्ढे बैल जोड़े हुए हैं, जो वहाँ के नज़दीकी लोग थे, वो भी चल रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं, हम भी पैदल बहुत। तो शाम हो गई, सड़क के किनारे हम भी बैठ गए। तो वहीं बहरहाल कोई थोड़ा बहुत खाया पिया ऐसे को वो। उसके बाद सुबह हुई, सुबह चले, सारा दिन चलते रहे, थक गए। तो शाम को दरिया ब्यास का पुल आया, तो गाड़ी का भी पुल था साथ में, तो रेलगाड़ी का, तो पैदल कर पुल क्रॉस करके, अभी दरिया में पानी नहीं था, तो हम थके हुए रेता के ऊपर लेट गए भाई, खूब एकदम। तो हमारे वाले साहब ज़रा कहने लगे मैं ऊपर जाके देखता हूँ ज़रा ऊंचाई के ऊपर ना। तो ये गए तो वहाँ आर्मी के कुछ यूनिट थी,
तो उनको बताया कि मैं भी फौजी आदमी हूँ। उन्होंने खाना वाना दिया इनको, तो ये भी कहा कि आप ऊपर आ जाएं यहाँ। तो ये आए, इन्होंने कहा भाई ऊपर चलते हैं। तो वहाँ फौजी यूनिट भी है, तो उन्होंने खाना भी दिए, तो हमने खाना भी खूब खाया। अच्छा, यूँ ही रात शुरू हुई, बारिश शुरू हुई, मूसलाधार बारिश एकदम। अब कुछ तंबू शंबू भी ऐसे कोई नहीं, ऐसे वो शोलदारी सी खेस तान के। तो साथ एक गड्ढे वाला खड़ा था, तो उसने पलंग शंग और सामान ऊपर लदा हुआ। तो वालिद साहब ने कहा यार ये पलंग बेचने? उसने कहा हाँ बेचने। उसने पता नहीं 5-5 रुपए या 10-10 रुपए रंगीन पलंग दो ले लिए उससे, उनको तोड़ ताड़ के आग लगा दी। हम वो आग सेकते रहे सारी रात, ऊपर बारिश होती रही, फिर हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई उस आग। अच्छा, सुबह जब हुई तो मैं देखा, मैं बाहर गया तो दरिया चढ़ा हुआ है फुल, मतलब 1 मील की लेंथ दरिया की। पानी रात आ गया, और जो दरिया में लोग सोए हुए थे वो साथ ही चले गए। हम भी वहीं सोए हुए थे, अगर हम भी वहीं सो जाते तो वहीं दरिया के साथ चले जाते। तो यही सतलुज दरिया यही बाद में आता है। तो वो तो वहाँ फिर हम 2-3 दिन स्टे किया, रोटी राटी हमें वहाँ मिल जाती थी, तो फिर रिलैक्स हो गया। 2-3 दिन के बाद हम एक मिनट, अच्छा हाँ आप ठीक है। 2-3 दिन बाद चले, तो रास्ते में देखा एक जगह कैंप को किसी ने कत्लो गारत की हुई, लाशें पड़ी हुई हैं जगह जगह, सामान बिखरा पड़ा है। तो दाएं बाएं देखते हुए डर लगता था। तो कुछ कब्रें थी वहाँ, वो 8-9 कब्रें, ऐसे लोगों ने ना जो मर गए लोग, उनको डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो खड्डा खोदने के लिए तो कोई जगह थे नहीं औजार उनके पास, तो उन्होंने ऐसे मिट्टी डाल, तो कब्रों से उनके बाजू ना बाहर निकले हुए इस तरह, मोटे मोटे बाजू, को 10-12 कब्रें, सबके बाजू इस तरह बाहर, तो सारी बॉडी अंदर हो मिट्टी के। तो बड़ा डर लग रहा था, मैं देखूं उनको तो लाइन से सबके बाजू बाहर इस तरह कब्रों से। तो फिर खैर कुछ देर वहाँ से और आगे चले, रात हो गई। सड़क के किनारे को इतना रश नहीं था, कोई इक्का दुक्का आदमी चल रहे थे। तो हमें तो वैसे भी ज़रा खौफ नहीं होता था, क्योंकि हमारे वालिदैन ज़रा वो ठीक थे। इन्होंने क्या किया कि साथ ही कहीं कमाद था, कमाद से गन्ने वो काट के लाए और ला के वो फेंक दिए कि लो भाई ये गन्ने चूसो। और खाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं, तो ना उठा ही सकते हैं। तो बहरहाल वो गुजारा किया। सुबह फिर सफ़र किया, तो शाम तक अमृतसर पहुँचे हम। तो वहाँ फिर फ़ौजी चेक पोस्ट थी। ये मेजर लेफ्टिनेंट जनरल मलिक मजीद बताते हैं कि मैं वहाँ उस पोस्ट पर था एज ए कैप्टन। हाँ जी, मलिक मजीद। मेरे पास एक किताब है, उसमें उस जिक्र है उसमें। तो वो लिखते हैं कि मैं वहाँ अमृतसर चेक पोस्ट के ऊपर एज ए कैप्टन था। तो एक दिन सिखों ने, हाँ जी, क्या था? चेक पोस्ट पर कैप्टन था, और कुछ सोल्जर इनके साथ थे। तो सिखों ने लोगों के ऊपर हमला किया जो वहाँ बैठे हुए थे। तो कहता मैंने ऑर्डर दिया अपने जवानों को इनको शूट करो। तो उन्होंने कहता है सिखों के ऊपर गोलियां चला दी, 3 सिख मर गए। तो बाद में क्योंकि हुकूमत तो अब उनकी थी, उन्होंने कहा जी मुसलमानों ने हमारे सिख मार दिए ये। तो मैंने कहा भाई हमने तो कोई, कहता है कि मेरे जवानों ने किया कि वो सिखों को उठा के कहीं फेंक दिए
को मैंने कहा भी हमने तो कोई सिख नहीं मारा। कहता है वो तो बाग में काम कर रहे थे, उन्होंने हमला नहीं किया। कहता है ये उन्होंने पली ली। तो वह बहरहाल कहता है कि इस तरह फिर दोबारा नहीं हुआ है। कितने दिन में आप पाकिस्तान पहुंचे तलवंडी से? अब तकरीबन 1 महीना लगा जी हमें पाकिस्तान पहुंचने में, तो इस दौरान पैदल सारा। पैदल? हाँ जी। तो जब हम जाजा पहुंचे हैं तो वहाँ से फिर एक और गांव खाल जाजा मुसलमानों का जाजा यहीं भी है। बॉर्डर पे कब पहुंचे? हाँ जी, बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर? बॉर्डर पर यही महीने के बाद फिर अमृतसर से हमें वो फौजियों ने बताया कि सुबह गाड़ियाँ आएंगी फौजी, आप लोग उनमें चल जाना। तो सुबह 10 बजे गाड़ियाँ आई तो हम उनमें ट्रकों में बैठ गए। और भी लोग, फौजी गाड़ियाँ थी वो? फौजी गाड़ियाँ, बागम दौड़ जो भी, बहरहाल हम सारे उसमें बैठ गए। तो जब बॉर्डर आया तो वहाँ एक नहर थी, ओपन गाड़ी थी, मैं ऐसे खड़ा ही था। तो बाकी सामान डला हुआ था, बीच में ऐसे खड़ा, बैठने को कोई जगह नहीं थी। इसी तरह बाकी लोग भी वो खड़े खड़े, वो थोड़ा बहुत सामान लोगों का। तो वो बॉर्डर जब आया ना तो नहर थी एक, तो नहर के इस तरफ इंडिया का फ्लैग, दूसरी तरफ पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था। ये मैंने देखा। तो जब पाकिस्तान में दाखिल हुए तो मुझे बड़ा एकदम सुकून आ गया, जिस तरह सारे खतरे टल गए। तो बहुत मैंने अपने आप को ना, हालांकि छोटा था, रिलैक्स फील किया कि वाह बिल्कुल। तो नहीं तो पीछे यही मौत का ही खतरा रहता था। ये कायदे आज़म का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था उस वक्त भी, और आज भी दुरुस्त है। लोग दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कायदे आज़म को उधर मुसलमानों की जो हालत थी वो अच्छी नहीं थी।